गाड़ी की एक और भीषण यात्रा के बाद वे ग्रीनगॉट के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चौंधिया रही थी। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसों से भरा बैग था। वह यह तो नहीं जानता था कि एक पाउंड में कितने गैलियन होते हैं, परंतु वह इतना जरूर जानता था कि उसके पास पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं रहा था, उससे ज्यादा पैसा इस समय उसके हाथ में था। टेटली के पास जितना पैसा रहता था उससे भी ज्यादा। अब तुम्हारी यूनिफॉर्म ले ले, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिलाया जिस पर लिखा था मैडम मेल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम रिश्ती कढ़ाई में जाकर थोड़ी ताकत बटोर ले? हमें ग्रीनगॉट की गाड़ियों से नफरत है। वह अब भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मेल्किन की दुकान में अकेला ही अंदर गया और वह घबराया हुआ था। मैडम मेल्किन एक गोल मटोल और मुस्कुराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैंगनी कपड़े पहने थी। हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वे बोल पड़ी। यहाँ पर पूरा सामान है, एक और बच्चा भी दुशाले का नाप दे रहा है। दुकान के पिछले हिस्से में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशाले में पिन लगा रही थी। मैडम मेल्किन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सिर पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू किया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरे डैडी बगल वाली दुकान में मेरी किताबें खरीद रही है और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई छड़ियां देख रही है, लड़के ने कहा। उसकी आवाज बोरियत भरी थी और वह धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू देखना है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू रखने की इजाजत क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि मैं डैडी को धमकाकर मना लूंगा कि वो मुझे एक झाड़ू दिला दे और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरी को टटली याद आ गया। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी झाड़ू है? लड़के ने आगे कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वह हैरान हो रहा था कि क्विडिच क्या भला होती है। मैं तो खेलता हूँ। डैडी कहते कि अगर मुझे मेरी हाउस की टीम में नहीं चुना गया तो यह अन्याय होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वह हर मिनट अपने आप को अधिक मूर्ख महसूस कर रहा था। वैसे तो वहां पहुंचने से पहले कोई भी सचमुच यह नहीं जानता कि वह किस हाउस में रहेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं नागशक्ति में रहूंगा। हमारा पूरा परिवार उसी में रहा है। जरा मेहनत कश में रहने की कल्पना करो। मुझे लगता है कि मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा। और तुम? हैरी ने कहा और वह चाहता था कि वह कोई अधिक रोचक बात कह सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को तो देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां पर हैग्रिड खड़ा था और हैरी की तरफ देखकर दांत दिखा रहा था। उसने दो बड़ी आइसक्रीमों की तरफ इशारा किया ताकि हैरी समझ सके कि वह अंदर क्यों नहीं आ सकता था। वह हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी था कि उसे कोई तो ऐसी बात मालूम थी जो उस लड़के को नहीं मालूम थी। वह हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा। मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक तरह से नौकर है ना? वह चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाले हर पल के साथ हैरी उस लड़के को कम पसंद करता जा रहा था। हाँ, वही तो। मैंने सुना है कि वह थोड़ा जंगली किस्म का है। स्कूल के मैदान में एक झोपड़ी में रहता है और हर कुछ दिनों में शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है और अंत में अपने बिस्तर पर आग लगा लेता है। मुझे लगता है कि वह बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के व्यंग्य से कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वह इस लड़के के साथ इस बारे में ज्यादा बातें करने के मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज से नहीं लग रहा था जैसे उसे जरा भी अफसोस हुआ हो। पर वे हमारी तरह के थे, है ना? अगर तुम्हारा यही मतलब है तो वे जादूगर और जादूगरनी थे। मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरी तरह के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वे लोग हमारी तरह के नहीं होते। उन लोगों को इस तरह से नहीं पाला जाता कि उन्हें हमारे तौर तरीकों की जानकारी हो। सर सोचो तो सही, उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स का नाम ही पहली बार तब सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठी मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगर परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? परंतु उससे पहले कि हैरी जवाब दे पाई, मैडम मेल्किन बोल पड़ी। अब आपका काम हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद करना चाहता था और किसी बहाने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में मिलेंगे, धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई, मेवे के टुकड़े डली चॉकलेट और रास्पबेरी की आइसक्रीम जो हैग्रिड उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वह थोड़ा चुप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज और कलम खरीदने के लिए रुक गए। हैरी तब थोड़ा खुश हुआ जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल लेती थी। जब वे लोग दुकान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हैग्रिड, क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल जाते कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में नहीं पता?
मुझे सारा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मेल्किन की दुकान पर मिले पीले लड़के के बारे में बताया, और वह कह रहा था कि मगलू परिवारों से आए लोगों को जादू सीखने ही नहीं देना चाहिए। तुम मगलू परिवार से नहीं आए हो। अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर है, तो वह तुम्हारा नाम सुनते सुनते बड़ा हुआ होगा। तुमने रिश्ती कढ़ाई में देख ही लिया है। बहरहाल वह इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितने भी अच्छे जादूगर देखे, उनमें से कुछ तो ऐसी परिवारों से आए थे जो कई पीढ़ियों से मगलू थे। अपनी माँ को ही देख लो, तुमने देखा ही उनकी बहन कैसी है। तो क्विडिच क्या है? यह हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। यह मगलू दुनिया की फुटबॉल की तरह है। कुछ इसमें हर जादूगर की रुचि होती है। इसे हवा में जादुई झाड़ुओं के साथ खेला जाता है, और इसमें 4 गेंदें होती है। इसके नियमों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। और नागशक्ति तथा मेहनत कश क्या है? स्कूल के हाउस, कुल 4 हाउस या दल है। सभी कहते हैं कि मेहनत कश में कम बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं, परंतु मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं मेहनत कश में जाने वाला हूँ, हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने कड़वाहट से कहा, नागशक्ति में रहने से तो अच्छा है मेहनत कश में रहना। बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नागशक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उनमें से एक था। वो सॉरी, तुम जानते कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। उन्होंने हैरी की स्कूल की किताबें जिस दुकान से खरीदी, उसका नाम था फ्लरिश एंड ब्लॉक्स। यहाँ किताबें शेल्फ पर छत तक लगी थी। कुछ किताबें तो इतनी बड़ी थी जैसे चट्टानों को चमड़े में बाइंड कर दिया गया हो। कुछ किताबें डाक टिकट के आकार की थी और उन पर रेशम का कवर था। कुछ किताबों में अजीब से निशान बने हुए थे और कुछ किताबें तो ऐसी थी जिनमें कुछ भी नहीं था। डडली भी, जो कभी कुछ नहीं पढ़ता था, इनमें से कुछ किताबों को खरीदने के लिए ललचा जाता। हैग्रिड हैरी को लगभग खींचकर एक किताब से दूर ले गया जिसका शीर्षक था श्राप और उनसे मुकाबला करने वाले श्राप। अपने मित्रों को आकर्षित करे और अपने शत्रुओं से नवीनतम तरीकों से बदला ले। बाल उड़ाना, पैर का मुरब्बा बनाना, जीभ बांधना और भी बहुत बहुत कुछ। लेखक प्रोफेसर विंडिकट्स विरिजियन। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि डडली को कौन सा श्राप दिया जाए। हम यह नहीं कहते कि यह बुरा विचार है, परंतु तुम मगलू दुनिया में जादू का प्रयोग नहीं कर सकते, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों के। हैग्रिड ने कहा। और वैसे भी तुम अभी इनमें से कोई श्राप नहीं दे सकते। पढ़ाई करने के बाद ही तुम ऐसा कर सकते हो। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कढ़ाई भी नहीं खरीदने दी। तुम्हारी लिस्ट में लिखा है जस्ते की। परंतु उन्होंने कढ़ाई में डालने वाला सामान तोलने के लिए एक अच्छा सा तराजू खरीदा और कांसे की एक फोल्डिंग दूरबीन भी। फिर वे औषधियों की दुकान में गए, जो सड़े अंडों और सड़ी पत्ता गोभी की भयानक बदबू के कारण आकर्षित करती थी। फर्श पर लिसली से पदार्थों के ढेर लगे थे। जड़ी बूटियों, सूखी हुई जड़ों और चमकदार पाउडरों के मर्तबान दीवार पर लाइन से जमे थे। पंखों के बंडल थे, जहरीले दांतों की झालरें थी और छत से टंगे उलझे हुए पंजे थे। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए जादुई काढ़े का शुरुआती सामान देने को कहा, तो हैरी ने खुद यूनिकॉर्न के चांदी जैसे सफेद सींग की जांच की, जिसकी कीमत 21 गैलियन थी। उसने बीटल की चमकती काली छोटी आंखें भी देखी, जो 5 नट में एक बड़ी चम्मच के हिसाब से मिल रही थी। औषधियों की दुकान के बाहर हैग्रिड ने हैरी की लिस्ट की एक बार फिर जांच की। अब तुम्हारी छड़ी बची है। और हाँ, हमने तुम्हें अभी तक जन्मदिन का तोहफा भी तो नहीं दिया है। हैरी का चेहरा अचानक लाल हो गया। आपको देने की जरूरत नहीं है। हम जानते कि हमें देने की जरूरत नहीं है। वैसे बता दे कि हम तुम्हें तुम्हारा जानवर देना चाहते हैं। मेंढक नहीं, मेंढक तो सालों पहले फैशन से बाहर हो चुके हैं। लोग तुम पर हंसेंगे। और बिल्ली हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें उनके कारण छींकें आने लगती है। हम तुम्हें उल्लू खरीद कर देंगे। सभी बच्चे उल्लू चाहते हैं, क्योंकि वे बहुत उपयोगी होते हैं। वे आपकी डाक ले जाते हैं और भी बहुत से काम करते हैं। 20 मिनट बाद वे लोग आइलोप्स उल्लू एम्पोरियम से बाहर निकले, जिसके अंदर अंधेरा था, रत्नों की तरह चमकती आंखें थी और पंख फड़फड़ाने या हिलने की आवाजें आ रही थी। हैरी के हाथ में एक बड़ा पिंजरा था, जिसमें एक सुंदर सफेद उल्लू थी, जो अपने पंख के नीचे अपना सिर छुपाकर गहरी नींद में सो रही थी। हैरी हकलाते हुए धन्यवाद देने से खुद को नहीं रोक पाया, और उसकी आवाज प्रोफेसर क्विल जैसी लग रही थी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। या उम्मीद मत करो कि तुम्हें डर्सली परिवार से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ ओलिवेंडर का काम बचा है। ओलिवेंडर छड़ियों की इकलौती दुकान है और तुम्हें बेहतरीन छड़ी की जरूरत है। जादुई छड़ी। सच तो यह था कि हैरी इसके लिए बहुत उत्सुक था। आखिरी दुकान संकरी और गंदी थी। दरवाजे पर उखड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओलिवेंडर्स, बेहतरीन छड़ियों के निर्माता, 382 ईस्वी पूर्व से। धूल भरी खिड़की में रंग उड़ी जामुनी गद्दी पर एक छड़ी रखी थी। जब वे अंदर घुसे तो दुकान के भीतर कहीं एक घंटी बजी। यह एक छोटी सी जगह थी, जिसमें सिर्फ एक टूटी टांग वाली कुर्सी के सिवाय और कुछ भी नहीं था, जिस पर बैठकर हैग्रिड इंतजार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी बहुत सख्त नियम वाली लाइब्रेरी में घुस आया हो। उसने बहुत से नए सवाल निकले, जो उसके मन में अभी अभी आए थे,
और इसके बजाय उसने उन हजारों संकरे बक्सों को देखा जो करीने से छत तक जमे हुए थे। न जाने क्यों उसे लगा जैसे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चुभ रहा था। यहाँ की धूल और खामोशी में जैसे रहस्यमय जादू भरा था। गुड आफ्टरनून, एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा। हैग्रिड भी उछल पड़ा होगा क्योंकि एक तेज चरमराहट हुई और वह टूटी कुर्सी से हड़बड़ा कर उठा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी चौड़ी पीली आंखें दुकान के अंधेरे में चंद्रमा की तरह चमक रही थी। हेलो, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, आदमी ने कहा। हाँ हाँ, मुझे यकीन था आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी हैरी पॉटर। यह कोई सवाल नहीं था। आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी है। अभी कल ही की बात लगती है जब उन्होंने यहाँ से अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी, सरसराती विलो लकड़ी से बनी, सम्मोहन के लिए बहुत अच्छी छड़ी थी। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी के करीब आ गए। हैरी चाह रहा था कि वे पलके झपकाए। उनकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी थी। दूसरी तरफ तुम्हारी डैडी को महोगनी लकड़ी की छड़ी पसंद आई, 11 इंच, लचीली, थोड़ी ज्यादा ताकतवर और रूप परिवर्तन के लिए आदर्श। पर मैंने क्या कहा, तुम्हारे पिता को यह छड़ी पसंद आई। सच तो यह है कि हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मिस्टर ओलिवेंडर इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा रही थी। हैरी को उनकी कोहरेदार आंखों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। और यहाँ पर मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी लंबी सफेद उंगली से हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान को छुआ। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि मैंने वह छड़ी भी बेची थी जिसने यह काम किया है, उन्होंने धीमे से कहा। 13.5 इंच सदाबहार की लकड़ी। उस छड़ी में ताकत थी, बहुत ज्यादा ताकत थी, और गलत हाथों में, और मुझे मालूम होता कि वह छड़ी दुनिया में इतनी गड़बड़ करेगी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और तभी उन्हें हैग्रिड दिख गया। हैरी ने राहत की सांस ली। रूबियस रूबियस हैग्रिड, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। बलूत की लकड़ी, 16 इंच, थोड़ी झुकी हुई है ना? हाँ सर, हाँ, हैग्रिड ने कहा। अच्छी छड़ी थी, परंतु मुझे लगता है जब आपको स्कूल से निकाला गया होगा तो उन्होंने वह छड़ी तोड़ दी होगी, मिस्टर ओलिवेंडर्स ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जी हाँ, उन्होंने उसे तोड़ डाला, हाँ। हैग्रिड ने कहा और अपने पैर आगे पीछे खिसकाए। पर हमारे पास अब भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने थोड़े उत्साह से आगे जोड़ा। परंतु आप उनका इस्तेमाल तो नहीं करते, ओलिवेंडर ने तीखी आवाज में कहा। अरे नहीं सर, हैग्रिड ने हड़बड़ा कर जवाब दिया। हैरी ने देखा कि यह बोलते समय उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली थी। फिर ठीक है, मिस्टर ओलिवेंडर ने हैग्रिड को पैनी निगाह से घूरते हुए कहा। चलिए मिस्टर पॉटर, अब मुझे देखने दे। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा टेप निकाला जिस पर चांदी जैसे निशान बने थे। आपकी छड़ी वाली बांह कौन सी है? मैं दाएं हाथ का हूँ, हैरी ने कहा। अपनी बांह सामने की तरफ करे, ऐसे। उन्होंने हैरी का नाप लिया, कंधे से उंगली तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से कांख तक और सिर के चारों तरफ। नाप लेते हुए वे बोले, ओलिवेंडर की हर छड़ी में एक शक्तिशाली जादुई पदार्थ होता है मिस्टर पॉटर। हम यूनिकॉर्न के बालों, माया पंछी के पूंछ के पंखों और ड्रैगन के दिल के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। ओलिवेंडर की दो छड़ियां एक जैसी नहीं होती, ठीक उसी तरह जिस तरह दो यूनिकॉर्न, ड्रैगन या माया पंछी एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इसी कारण किसी दूसरे जादूगर की छड़ी से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। हैरी ने अचानक महसूस किया कि टेप जो उसके नथुनों का नाप ले रही थी अपने आप ऐसा कर रही थी। मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फों के बीच घूम रहे थे और छड़ियों के बक्से निकालकर नीचे रख रहे थे। बस काफी है, उन्होंने कहा, और टेप फर्श पर गुड़मुड़ी होकर गिर गई। तो मिस्टर पॉटर, इसे आजमा कर देखें। बीचवुड और ड्रैगन के दिल का रेशा, 9 इंच, सुंदर और लचीली। बस इसे हाथ में पकड़े और हवा में घुमाए। हैरी ने छड़ी ली और थोड़ा मूर्ख अनुभव करते हुए उसने इसे जरा सा ही लहराया था कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने तत्काल उसके हाथ से छड़ी छीन ली। मैपल की लकड़ी और माया पंछी का पंख, 7 इंच, बहुत लचीली, इसे घुमा कर देखे। हैरी ने कोशिश की, परंतु उसने छड़ी उठाई ही थी कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने उसके हाथ से वह छड़ी भी छीन ली। नहीं नहीं, अब इसे देखिए। तेंदू की लकड़ी और यूनिकॉर्न का बाल, 8.5 इंच, लचकदार। चलिए चलिए, अब घुमाइए इसे। हैरी ने छड़ी घुमाई और वह एक के बाद एक छड़ियां घुमाता रहा। उसे जरा भी नहीं पता था कि मिस्टर ओलिवेंडर किस चीज का इंतजार कर रहे थे। टूटी टांग वाली कुर्सी पर उन छड़ियों का ढेर ऊंचा होता जा रहा था जिन्हें वह घुमाकर देख चुका था, परंतु मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फ से जितनी छड़ियां निकाल रहे थे वे उतने ही ज्यादा खुश होते जा रहे थे। मुश्किल ग्राहक, ऐसा क्या, कोई बात नहीं, हमें यहीं कहीं आदर्श तालमेल मिल ही जाएगा। मुझे लगता है शायद ये, हाँ क्यों नहीं, असामान्य तालमेल,
शूल पड़ने की लकड़ी और माया पंछी का पंख। 11 इंच, सुंदर और लचीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली। उसे पकड़ते ही हैरी को लगा जैसे उसकी उंगलियां गर्म हो गई थी। उसने छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटके से लाया। छड़ी के सिरे से किसी आतिशबाजी की तरह लाल और सुनहरी चिंगारियां निकली और दीवारों पर रोशनी नाचती दिखाई दी। हैग्रिड खुशी से चीखते हुए ताली बजाने लगा और मिस्टर ओलिवेंडर चिल्लाए, शाबाश, हाँ सचमुच बहुत बढ़िया। पर अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। उन्होंने हैरी की छड़ी बक्से में रखकर और भूरे कागज में लपेट दी। वे अब भी बुदबुदा रहे थे। अजीब बात है, अजीब बात है। माफ कीजिए, हैरी ने कहा, पर क्या अजीब है? मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी पीली निगाह से हैरी को घूरा। मुझे हर वो छड़ी याद है जो मैंने बेची है मिस्टर पोटर, हर छड़ी। बात यह है कि उस माया पंछी ने, जिसकी पूंछ का पंख आपकी छड़ी में है, एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि यह छड़ी आपको जची है, जबकि इसी की जोड़ीदार ने, हाँ, इसी की जोड़ीदार ने आपको ये निशान दिया था। हैरी ने थूक निगला। हाँ, 13.5 इंच, सदाबहार की लकड़ी। अजीब बात है कि दुनिया में कैसे विचित्र संयोग होते हैं। ध्यान रहे, हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर आप जरूर महान काम करेंगे मिस्टर पोटर, क्योंकि उसने भी, जिसका आप नाम नहीं ले सकते, बहुत बड़े काम किए थे। भयानक, हाँ, पर बड़े। हैरी कांप गया। वह यकीन से कह सकता था कि उसे मिस्टर ओलिवेंडर कोई खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के 7 गैलियन देकर छड़ी की कीमत चुकाई और दुकान से बाहर निकलते समय मिस्टर ओलिवेंडर ने झुककर उनका अभिवादन किया। जब हैरी और हैग्रिड छूमंतर गली से वापस लौट रहे थे तो शाम का सूरज आसमान में नीचे की तरफ आ चुका था। वे लोग दीवार और खाली हो चुकी रिश्ती कढ़ाई से होते हुए बाहर आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने यह भी नहीं देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत से लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीब से आकार के बहुत से पैकेट थे और हैरी की गोद में सफेद उल्लू सो रही थी। ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़कर वे लोग पैडिंगटन स्टेशन पहुंच गए। जब हैग्रिड ने उसके कंधे को थपथपाया तब जाकर हैरी को यह एहसास हुआ कि वे कहाँ थे। तुम्हारी ट्रेन छूटने से पहले इतना समय कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, उसने कहा। वह हैरी के लिए एक हैमबर्गर खरीद लाया और वे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा। न जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? तुम बहुत चुप हो, हैग्रिड ने कहा। हैरी को विश्वास नहीं था कि वह शब्दों में समझा सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा बर्थडे मनाया था और इसके बाद भी वह अपना हैमबर्गर कुतर रहा था और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अंत में कहा, सभी समझते हैं कि मैं खास हूँ, रिश्ती कढ़ाई में बैठे सभी लोग, प्रोफेसर क्विल, मिस्टर ओलिवेंडर, परंतु मैं जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वे मुझसे महान काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं मशहूर हूँ, जबकि मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था जब वो, माफ कीजिए, मेरा मतलब है उस रात को क्या हुआ था जब मेरे मम्मी डैडी की मौत हुई थी। हैग्रिड टेबल पर आगे झुका। जंगली दाढ़ी और भौहों के पीछे उसके छुपे चेहरे पर बहुत ही दयालुता भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू से ही शुरू करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, बस जैसे हो वैसे ही बने रहो। हम जानते हैं यह आसान नहीं है। किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया है और यह हमेशा मुश्किल होता है, पर हॉगवर्ट्स में तुम्हें बहुत मजा आएगा। हमें तो आया था और सच कहे तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बैठाने में मदद की, जो उसे वापस डर्सली परिवार के पास ले जा रही थी, और फिर हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ट्स का तुम्हारा टिकट, उसने कहा। 1 सितंबर किंग्स क्रॉस स्टेशन। तुम्हारे टिकट पर सब लिखा है। डर्सली परिवार से किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपनी उल्लू के साथ हमें चिट्ठी भेज देना, वो हमें ढूंढ लेगी। जल्दी ही मिलेंगे हैरी। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखना चाहता था जब तक वो नजरों से ओझल ना हो जाए। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की पर अपनी नाक गड़ाकर बाहर देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने पलकें झपकाई, हैग्रिड गायब हो चुका था।